हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा फिर से स्वागत करती हूं आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं, भरोसा भी करती हूं, विश्वास भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ, रह रहे होंगे खुश और अपने कार्यों को भी समय पर पूरा कर रहे होंगे और आराम से बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से वीडियो देखने बैठ गए होंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स जो कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए 100% फ्री। बिल्कुल सही सुना आपने। हम किसी भी तरह से आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, ना कभी फ्यूचर में आपसे कहेंगे कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सो आप बेस्ट एजुकेशन पाने के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पर। लिंक को अधिक से अधिक शेयर करो। आपके जितने भी परिचित हैं, जो भी आपके नोन हैं या जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबको लिंक शेयर करो ताकि वे भी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सके। ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से 100% फ्री प्राप्त होते हैं। ठीक है, ओके डियर विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक गोधुली का पाठ 11। कौन सा पाठ 11? काव्य खंड का पाठ 11। नाम है लौट कर आऊंगा फिर। और देखो मैं आ गई ना लौट कर। हमेशा इसी तरह से मैं आपको तरह तरह से कविताओं का वाचन करवाती रहूंगी, उनका एक्सप्लेनेशन करवाती रहूंगी और मैग्नेट ब्रेन्स पर आप हर एक विषय के वीडियोस भी इसी तरह से देख पाएंगे। कविता का नाम है लौट कर आऊंगा फिर। लिखा है कवि जीवनानंद दास जी ने। आप देखिए, आप यहां देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है। यही आप जानेंगे इस वीडियो में कि कवि जीवनानंद दास जी ने क्या कहना चाहा है, कहां पर लौट कर आऊंगा, कहां जाना है। बिल्कुल वे यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जो भी जन्म मुझे मिले बस मैं अपनी मातृभूमि में ही लौट कर आऊं। यही उनकी इच्छा है, यही उनकी अभिलाषा है और इसी अभिलाषा को उन्होंने इस कविता के माध्यम से हम सभी के साथ साझा किया है और अपनी मातृभक्ति को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सो सबसे पहले हम जानते हैं जीवन परिचय। ठीक है, कवि के जीवन परिचय की ओर हम चलते हैं और उनसे जुड़ी कुछ खास बातों को हम जानते हैं। सो ध्यान से सुनना और शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ रहना। ठीक है, क्योंकि आप देखो, मैं बार बार यही कहती हूं कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें 100% फोकस्ड या बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें वो काम करना चाहिए। और नहीं तो जब आपका मन हो तब आप उस काम के प्रति जाओ। नहीं तो ऐसा है कि वो भी काम करना है, ये भी काम करना है, वहां भी ध्यान देना है, यहां भी ध्यान देना है। यदि ऐसा होता है तो फिर नहीं हो पाता। सो प्लीज, जो आपको अभी इच्छा हो रही है, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो ही देखिए। उसके बाद जब ये वीडियो ओवर हो जाए, यदि आपको कुछ दूसरा काम करना है तो दूसरा काम कीजिए, यदि और कोई सा वीडियो देखना है तो उसके लिए भी फुल्ली फोकस्ड रहो। ठीक है, जीवनानंद दास जी का जीवन परिचय देखते हैं हम। बंगाली भाषा, यस, बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास जी का जन्म हुआ था सन 1899 में। कब हुआ था? 1899 में। और ये कहां के कवि हैं? बांग्ला भाषा। वो सुना है आपने, जोदी तोरे डाक शोने कोई ना आशे तो बे एकला चलो रे। रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित, गुरुदेव जी द्वारा रचित। हिंदी में इसका ऐसा अनुवाद है, तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। तो यहाँ पर बंगाल के सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवियों में से एक है जीवनानंद दास जी, जिनका जन्म हुआ था 1899 में। रविंद्रनाथ जी के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें से सबसे अधिक प्रभावशाली और मौलिक कवि जीवनानंद दास ही हैं। कितनी बड़ी उनको तुलना की जा रही है उनसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बाद, गुरुदेव जी के बाद यदि जिन्होंने काव्य आंदोलन किए या कविताओं में या रचना में या साहित्य में अपनी पैठ बनाई, अपनी पकड़ या पहुंच बनाई है, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली और मौलिक कवि जीवनानंद दास ही हैं। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य।
अब देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर जी या रविंद्रनाथ टैगोर जी जो भी अपनी रचनाएं करते थे उसमें स्वच्छंदतावादी था। मतलब वो किसी पर भी, प्रकृति पर, मनुष्यों पर, जीव जंतु जो भी, वो मतलब अपनी रचनाओं में, उनकी रचनाओं में स्वच्छंदता प्रकार से लिखते थे। वो ना छंद भी हो सकते हैं, मुक्तक छंद भी हो सकता है, तुकबंदी भी हो सकती है, बिना उसके भी हो सकती है। तो वो अपनी रचनाओं में स्वच्छंदतापूर्ण तरीके से लिखते थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था अन्य कवियों के लिए यही कि अब वे किस तरह से रचनाएं करें जिससे कि उनका भी हिंदी साहित्य में नाम हो। ठीक है। लिखा है कि इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि रविंद्रनाथ जी का स्वच्छंदतावादी काव्य स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। अब यदि सब के सब उन्हीं की तरह लिखने लगते तो उनको कौन पूछता। सब यही कहते हैं ना कि आपने तो, या फिर इनकी रचनाओं में तो रविंद्रनाथ जैसी ही झलक दिखती है। मतलब इन्होंने अपने अपने खुद के विचारों को कविता में नहीं बांधा है, बल्कि गुरुदेव जी की कविताओं से चुरा चुरा कर कविताएं लिखी। सो यही लिखा है यहाँ पर कि देखो, कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण था कि कुछ अलग तरीके से कविताएं लिखी जाएं। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही और सबसे आगे रहे उसमें जीवनानंद दास जी। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को पहचाना। अब क्या हुआ कि किसी विषय पर कविता लिखने के लिए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना अति महत्वपूर्ण होता है कि वो क्या है, कहाँ उसकी जड़ है, कहाँ तक उसकी जड़ें फैली हुई हैं, कितना विकास हुआ है, कितने फूल पत्ते या क्या इसका प्रयोग है। अर्थात उन्होंने बंगाल जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जानना शुरू किया। किसने? जीवनानंद दास जी ने। और वहीं पर रच बसकर उनकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। ठीक है। उन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अपनी भाषा, अपनी भाव और दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब समझते हो ना, पर्सपेक्टिव, नजरिया, एक नए अंदाज में, एक अनोखे अंदाज में उन्होंने अपने भाव, दृष्टिकोण और विचारों को एक सूत्र में बांधकर कविता की रचना की। तब कहीं जाकर वे अपनी अलग पहचान बना पाए। फील्ड कोई सी भी हो, चाहे सैनिक हों या फिर सैनिकों को तो हम सर्वोपरि रखते हैं, उनको इस भीड़ में हम अभी शामिल नहीं करेंगे। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अभिनय का क्षेत्र हो, लेखन का क्षेत्र हो, हर एक को अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ अलग, कुछ यूनिक, कुछ अनोखा करना होता है, तब कहीं जाकर उसकी पहचान बनती है ना। क्लियर हुआ? तो इसी प्रकार से काव्य रचना में रविंद्रनाथ ठाकुर जी का डंका तो पूरे बंगाल में बज चुका था। ना केवल बंगाल बल्कि भारत, पूरे भारत और संपूर्ण विश्व में रविंद्रनाथ ठाकुर जी का या टैगोर जी का अपनी रचनाओं के माध्यम से डंका बज चुका था। ठीक है। अब दूसरे कवियों को बड़ी चुनौती थी इनके लिए कि अब क्या करें। तो जीवनानंद दास जी ने अपनी भाषा, भाव, दृष्टिकोण में नई शैली को अपनाया, नए तरीकों को अपनाया, तब कहीं जाकर वे अपनी पहचान बना पाए। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक घातक दुर्घटना में सन 1954 में हो गया। ओहो, सिर्फ 55 वर्ष। देखिए, 1899, ठीक है, से 1954 मीन्स सिर्फ 55 वर्ष की उम्र में ही जीवनानंद दास जी का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तागर तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बांग्ला, बला अबेला कालबेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। मतलब उन्होंने अपने जीवन के इतने से जीवन काल 55 साल, मतलब कम ही है, इसमें ही उन्होंने अपने हिंदी साहित्य में इतनी, मतलब अपनी रचनाओं में बंगाल के उसमें इतनी बड़ी पहचान बना ली। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए।
काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। ये पूछा जा सकता है कि जीवनानंद दास की रचनाओं में सबसे प्रमुख या कौन सी उनकी ऐसी रचना है जो रविंद्रनाथ उत्तर मतलब रविंद्रनाथ जी के बाद वाली आने वाली कविता है, ठीक है। तो उसमें वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग, रविंद्रोत्तर युग मतलब रविंद्रनाथ जी के बाद वाला युग, ठीक है, श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी मीन्स मल्टी मतलब पूरी तरह से ऑलराउंड कह सकते हैं। भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है कौन सी? वनलता सेन। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को सन 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार भी दिया गया था। यहां समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। किसके द्वारा? कवि प्रयाग। क्योंकि ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, लौट कर आऊंगा फिर, ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। अब इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि प्रयाग शुक्ल। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जीवनानंद दास जी द्वारा रचित कविता लौट कर आऊंगा फिर किसके द्वारा हिंदी में अनुवादित की गई? तो किसके द्वारा की गई? कवि प्रयाग शुक्ल जी द्वारा। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम दर्शाया गया है। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में विन्यस्त है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। नश्वर जीवन समझते हो? नश्वर क्या है? नष्ट होने वाला। और इसका विलोम शब्द क्या होता है? शाश्वत। ठीक है, शाश्वत का अर्थ होता है सदैव रहने वाला और नश्वर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला। तो हमारा जीवन कैसा है? नश्वर। ठीक है, शाश्वत क्या है? परम पिता परमेश्वर, अलौकिक शक्ति। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। इस कविता में उन्होंने अपनी जीवन में या फिर अपनी मातृभूमि या जन्मभूमि के प्रति अपना अटूट प्रेम दर्शाया है और वही कहा है कि लौट कर आऊंगा, मैं फिर लौट कर आऊंगा। मतलब हे परमात्मा, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं कि मैं जो भी जन्म आप मुझे दोगे, जिस भी योनि में आप मुझे भेजोगे, मैं बस अपनी मातृभूमि में ही लौट कर आना चाहता हूं। उनका प्रेम दर्शाया गया है। बंगाल भूमि बहुत चर्चित भूमि है। आपको पता ही है कि किस तरह से रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने काव्यों से न केवल पूरे हिंदुस्तान में बल्कि संपूर्ण विश्व में बंगाल का डंका बजा दिया था। उसी भूमि, उसी जन्मभूमि, उसी मातृभूमि के बारे में कवि जीवनानंद दास जी ने भी अपना समर्पण भाव, अपना प्रेम, सब कुछ यहाँ पर इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि ने कहा है, नई कविता काल के कवि प्रखर कवि। प्रखर कवि मीन्स, प्रखर का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान, कुशल, प्रवीण। ठीक है, जीवनानंद दास हिंदी साहित्य में अपना एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन कवियों ने ऊपर उठाया, वे उनमें से सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है? जीवनानंद दास। स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश कर इन्होंने एक नया आयाम दिया। प्रस्तुत कविता में कवि का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। जैसे हम अपने देशभक्ति गीत बहुत सारे सुने होंगे ना, आपने सुने हैं, है ना? मतलब देश रंगीला रंगीला, या हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो, या फिर मेरे देश की धरती सोना उगले, हीरे उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, है ना? कितने सारे देशभक्ति से ओतप्रोत गाने हैं जो मातृभूमि के प्रति हमारा समर्पण भाव दिखाते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि का मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है।
नश्वर शरीर त्यागने के बाद भी पुनः मनुष्य रूप में अवतरित होकर बंगाल को ही अपनी जन्मभूमि चुनने के पीछे कवि की उत्कृष्टता देखते ही बनती है इस कविता में कि यदि पुनः मुझे मनुष्य का जन्म मिला, कवि कहते हैं, तो मैं अपनी बंगाल भूमि में ही जन्म लेना चाहता हूं। यदि मनुष्य में नहीं जन्म लूं, उन्होंने ये भी कहा है कि यदि मनुष्य का जन्म ना भी मिले, मान लो अबाबील, कौवा, हंस, जो कुछ भी जन्म मिले, बस बंगाल की धरती पर ही विचरण करूं, इतनी कृपा रखना। नदी के पानी, कपास के पेड़ों पर सुनाई पड़ने वाली बोली, सभी में मेरा अंश हो प्रभु। नदी के वक्ष स्थल पर तैरती हुई नौकाओं की पालों में भी हमारी उत्कंठा है। संध्याकालीन आकाश में रेंगने वाले पक्षी गणों के बीच हमारी उपस्थिति अनिवार्य होगी। वस्तुतः इस कविता में नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा, मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक झांकी इस कविता के माध्यम से सामने आती है। कवि रैदास जी का नाम सुना है, रसखान जी का, कि उन्होंने भी, रसखान जी ने भी अपनी कविता में श्री कृष्ण, क्योंकि रसखान जी कौन थे? कवि श्री कृष्ण के भक्त रसखान, जो कि मुस्लिम परिवार में जिनका जन्म हुआ था, सैयद इब्राहिम उनका मूल नाम था, और उन्होंने भी श्री कृष्ण से यही प्रार्थना की थी कि प्रभु जो भी मुझे जन्म देने हैं, आप बस अपने निकट मुझे अपनी ब्रज भूमि में ही अपना जन्म, मानुष हो। हाँ देखो, ऐसी पंक्ति थी उनकी, मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसों निज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। मतलब यही बताया है उन्होंने कि चाहे वो पशु बने, पत्थर बने, गाय बने, पक्षी बने, कुछ भी बने, कृष्ण की जन्मभूमि के पास निकट रहना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से कवि जीवनानंद दास जी ने भी अपनी इस कविता में अपनी बंगाल भूमि के बारे में, या बंगाल भूमि से जितना अटूट प्रेम उनके हृदय में है, वो दिखाया है कि मैं मनुष्य बनूं तब भी मैं यहीं जन्म लूं, यदि मनुष्य ना बना, कौआ बना, हंस बना, कोई भी पक्षी बना, कुछ भी बना, तब भी मुझे बंगाल भूमि में ही जन्म लेना है। अर्थात अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के प्रति कवि जीवनानंद दास जी का अनन्य प्रेम यहाँ पर प्रकट हुआ है। अनन्य प्रेम मीन्स अटूट प्रेम, बहुत सारा वाला प्रेम। ठीक है, आइए पढ़ते हैं काव्यांश। खेत है जहां धान के बहती नदी, खेत है जहां धान के बहती नदी, के किनारे फिर आऊंगा लौट कर। अब जो खेत हैं, धान के खेत हैं, नदी बह रही है, बस कवि यही चाहते हैं कि मैं लौट कर फिर यहीं आना चाहूंगा। एक दिन बंगाल में नहीं शायद, होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा अबाबील। जो भी कोई जन्म मिले मुझे, चाहे पशु का मिले, पक्षी का मिले, मनुष्य का मिले, बस मैं हर समय अपनी बंगाल भूमि में ही आना चाहूंगा, अपनी जन्मभूमि में ही आना चाहूंगा। कवि कहते हैं कि धान के खेत वाले बंगाल में बहती नदी के किनारे में एक दिन लौटूंगा। हो सकता है मनुष्य बनकर नहीं, हो सकता है किसी और रूप में आ जाऊं, लेकिन आऊंगा तो इसी भूमि में, बस यही प्रार्थना करते हैं। या फिर कौआ उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो, कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पैंग आऊंगा एक दिन। कुछ भी जन्म मिले, जब फसल कट रही होगी, धान की फसल पर कोहरे पाले पड़ गए होंगे, अत्यधिक जब सर्दी होती है तो पाला पड़ जाता है, ओस की बूंदें जम जाती हैं, फिर भी मैं यहीं लौट कर आऊँगा और इसी भूमि में रहूँगा। लिखा है, या फिर कौआ होकर भोर की फूटती किरण के साथ धान के खेतों पर छाए हुए कुहासे में, कटहल पेड़ की छाया में आऊँगा ज़रूर, मैं लौट कर आऊँगा फिर। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी ही भरी घास की। उन्होंने कहा है, हो सकता है कौआ बना, पक्षी बना, या हंस बना, या फिर घुंघरू लाल पैरों में कुछ भी बना, कोई भी वस्तु बन गया जो यहाँ पर खेत की धान में मतलब चढ़ते हैं, विचरण करने वाले पशु पक्षी, तैरता रहूंगा, या फिर नदी में तैरने वाला कोई नाव बन जाऊं या मछली बन जाऊं। मतलब हर एक स्थिति में, हर एक जन्म में वे सिर्फ और सिर्फ अपनी बंगाल भूमि में ही रहना चाहते हैं। किसी किशोरी का हंस बनकर घुंघरू जैसे लाल लाल पैरों में दिन दिन भर हरी घास की गंध वाली पानी में
तैरता रहूंगा मैं, हर वक्त मैं यहीं रहना चाहूंगा। मैं अपनी मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को समर्पित करते हुए यही कहना चाहूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही अपना जीवन, हर एक पल, हर समय मैं अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि में ही रहना चाहूंगा। कवि का इन पंक्तियों के माध्यम से प्रेम झलकता है कि वे किस कदर या किस हद तक अपनी मातृभूमि से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तभी तो चाहे वो पशु बने, पक्षी बने, घुंघरू बने, नाव बने, नदी बने, तालाब बने, कुछ भी बने, बस बंगाल में रहना चाहते हैं। आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर सब कुछ बन जाऊंगा मैं। नदियां, मैदान, बंगाल, सब, मतलब सारे जो है ना, नदियां बुलाएंगी मुझे, मैदान बुलाएंगे मुझे, बंगाल का हर एक कण कण, हर एक मतलब घट घट, कण कण मुझे बुलाएगा और मैं लौट कर आऊंगा। जिसे नदी धोती रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर मैं फिर आऊंगा लौट कर। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा लौट कर। बंगाल की मचलती नदियां, बंगाल के हरे भरे मैदान, जिसे नदियां धोती हैं, बुलाएंगे और मैं आऊंगा उन्हीं सजल नदियों के तट पर। मतलब उनका आत्मविश्वास देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए, अपने आप पर भरोसा देखिए कि वे, उन्हें पूरा भरोसा है कि मैं इसी अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में वापस फिर आऊंगा। मुझे बुलाया जाएगा, सबके द्वारा मुझे बुलाया जाएगा। पक्षी, नदी, तालाब, खेत, सब मुझे बुलाएंगे और मैं आऊंगा। तो यहां पर कवि यही कहना चाहते हैं। आपने देखा ना कि कवि सिर्फ और सिर्फ 55 वर्ष का जीवन काल जीकर चले गए। सन 1899 में उनका जन्म हुआ और 1954 में मृत्यु। जीवन का एक छोटा सा पड़ाव कह सकते हैं। 55 वर्ष कौन सी बड़ी उम्र है, और उसमें वे चले गए। इतने से जीवन काल में उन्होंने अपने काव्य से संपूर्ण बंगाल में एक अलग अनूठी पहचान बना ली। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। आप क्या कहना चाहते हैं कवि? कि हो सकता है तुम शाम को किसी उल्लू को देखो, शायद कपास के पेड़ पर उसकी बोली को सुनो, शायद किसी, अब वो संभवताएं बता रहे हैं, पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि हो सकता है कोई बच्चा कुछ खा रहा हो, जैसे खाते खाते बच्चे नहीं फेंक देते हैं, तो अब वो जिसकी कोई पक्षी आया, कौवा आया, कुछ भी, कौवा कितने जल्दी ना हाथ से रोटी तक लेकर छीन जाता है। हाँ, तो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि उनके साथ शायद हो सकता है शाम की हवा में किसी उड़ते हुए उल्लू को देखो, या फिर कपास के पेड़ से तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे। हो सकता है तुम किसी बालक को घास वाली जो भी मतलब उबले हुए चावल फेंकते हुए देखो। देखोगे रूप सा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच, देखना। मतलब मुझे मतलब कितना अटूट विश्वास है कि देखना, मैं रहूंगा, मैं आऊंगा, मैं रहूंगा। वहां लिखा है ना उन्होंने कि देखोगे रूप सा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। जहां जहां भी आप दृष्टि डालोगे, नदियों में, पाले में, नाव में, वहां मैं होऊंगा। लौटते होंगे रंगील बादलों के बीच सारस। सारस जानते हो, एक पक्षी रहता है लंबी लंबी टांगों वाला, गर्दन भी अच्छी लंबी रहती है उसकी। अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में, देखना, देखना, मैं रहूंगा जरूर। कवि का यहाँ पर मातृभूमि के प्रति प्रेम। या फिर रूपसा नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के को फटे उड़ते पाल की नाव तेजी से ले जाते देखो, या फिर रंगीन बादलों के मध्य उड़ते सारस को देखो। अंधेरे में मैं उनके बीच ही होऊंगा, तुम देखना, मैं आऊंगा जरूर। अपना आत्मविश्वास, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कवि जीवनानंद दास जी ने अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि से कितना प्रेम था, और इसी प्रेम को 55 वर्ष की आयु में अपनी कविताओं के माध्यम से वो हम सबके बीच छोड़ गए हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं लौट कर आऊँगा, क्योंकि जब जन्म होते हैं, पुनर्जन्म होते हैं, हम नहीं पता चल पाता कि कौन क्या है, लेकिन
जो आत्मविश्वास के साथ, जिस दिलासा के साथ चला जाता है परमात्मा के निकट, तो जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है, तब कहीं यदि मान लीजिए दूसरी योनि या दूसरे जन्म में हम आते हैं, तो जिसकी जो अभिलाषा होती है परमात्मा उसे पूरा भी करते हैं। हो सकता है वे कई रूपों में यहां पर आए हों, है ना। यही थी कविता। हाँ, लौट कर आऊंगा फिर। तो कवि जीवनानंद दास जी द्वारा रचित ये कविता आपने सुनी, समझी। इसी तरह से आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी, और भी इससे संबंधित हम कई बातों की चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, जैसे बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस करेंगे, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी करेंगे। इसी तरह से हर एक चैप्टर को डिटेल में मैं आपको बताती रहूंगी मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कि 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स पर। जो भी विषय आपको देखना है, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। क्या देखना चाहते हैं, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो भी आपको देखना है, या फिर हिंदी आपको देखना है हिंदी, तो प्लेलिस्ट पर जाइए। आपकी सुविधा के लिए बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखा है, प्लेलिस्ट पर सेट किया है, ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो आपको। तो आप टाइप कीजिए और गोधुली भाग दो। अब उसमें आपको क्या देखना है वो भी आप देख लीजिए। काव्य खंड देखना है, गद्य खंड देखना है, पाठ्यक्रम देखना है या सार देखना है, एमसीक्यूज देखना है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, जो आपको देखना है क्लिक ऑन दैट। पाठ्यक्रम देखना है, क्लिक किया, पाठ्यक्रम का वीडियो आ गया, प्रकट हो गई लाली मैडम। हाँ, अब ध्यान से आप देखोगे तो दोनों पाठ्य पुस्तकों की जानकारी के साथ साथ उनका सभी चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन भी है इस वीडियो में। तो ध्यान से देखना ताकि समझ में भी आ जाए, और जो आप जिस टाइम जो आपके पास समय है उसको निकाल कर आप देख रहे हैं, तो उसमें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ पसंद भी ज़रूर आएगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच।